नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नए कड़ी के साथ और एक नए टेस्ट के साथ। टेस्ट का बिंदु है हमारा कविता क्या है निबंध। इसका सारांश पहले करवा चुका हूं। कविता क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। किसका निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किससे लिया गया है? उनके निबंध संग्रह चिंतामणि से। उनके निबंध संग्रह चिंतामणि से यह लिया गया है। किससे लिया गया है? चिंतामणि से यह लिया गया। चिंतामणि भाग 1 से लिया गया, जिसकी रचना 1939 ईस्वी में हुई थी। तो चलो देखते हैं कविता क्या है निबंध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध है? पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध है? तो देखते हैं, आपके सामने चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है 15, 17 है, 19 और 21। 15 है, 17 है और 21। कितने निबंध थे? कितने निबंध थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि भाग 1 में? तो बता देना चाहता हूं कितने निबंध थे। 17 निबंध। कितने निबंध थे? कुल 17 निबंध थे। किसमें? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2 क्या है? प्रश्न संख्या 2, तो प्रश्न संख्या 2 है कविता क्या है? कविता क्या है? किस प्रकार का निबंध है? भाव या मनोविकार संबंधी, सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी, व्यवहारिक समीक्षा संबंधी, तुलनात्मक समीक्षा संबंधी। कविता क्या है? किस प्रकार का निबंध है? सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी। उत्तर है बी, सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी। जैसा कि मैं बार बार रिपीट करता रहा हूं कि आप लोग, ये लगभग 25 प्रश्न है। आप अपनी कॉपी, रफ कॉपी, जो भी पेज आपके पास है उसके अंदर 25 तक आंकड़ा लिख लीजिए और उसके बाद अपने उत्तर देते रहिए। अगर आपका कोई उत्तर गलत होता है, सही होता है, मैं ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं दूंगा और न ही बार बार बोलने वाला हूँ। आपने एक बार मैं पढ़ दूंगा, उसके बाद आपने उत्तर लगा देना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सारांश पहले मैंने करवा दिया है। प्रश्न संख्या 3 क्या है? प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 है कि कविता क्या है निबंध का प्रकाशन कब हुआ था? कविता क्या है निबंध का प्रकाशन कब हुआ था? 1904 में, 1907 में, 1909 में, 1911 में। कविता क्या है निबंध का? कविता क्या है निबंध? किसका निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। किससे लिया गया है? चिंतामणि भाग 1 से। चिंतामणि भाग 1 से लिया गया है, जिसमें कुल 17 निबंध थे। उनमें से एक है कविता क्या है। कविता क्या है आचार्य शुक्ल का सर्वाधिक प्रसिद्ध निबंध है। सर्वाधिक प्रसिद्ध निबंध है आचार्य शुक्ल का कविता क्या है। तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। उत्तर है सी, 1909 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था कविता क्या है का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो भी निबंध थे या आलोचनाएं थी, वो पहले किसी न किसी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके थे। उसके बाद उन्हें चिंतामणि नाम से 4 भागों में संपादित किया गया था। चिंतामणि के नाम से 4 भागों में संपादित किया गया था। उसके बारे में विस्तार से नहीं बता सकते क्योंकि उसी से संबंधित आगे प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 कविता क्या है निबंध का सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? यह तो हमें पता चल गया कि कविता क्या है निबंध का प्रकाशन कब हुआ था? 1909 में हुआ था। लेकिन किस पत्रिका में हुआ था? जागरण में, सरस्वती में, मर्यादा में या हंस में? ठीक है, किस में हुआ था? कविता क्या है निबंध का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो उत्तर है हमारा बी, सरस्वती पत्रिका में। किस पत्रिका में हुआ था? सरस्वती पत्रिका में हुआ था। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है? प्रश्न संख्या 5 कि चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन कब हुआ था? चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन कब हुआ था? चिंतामणि भाग 1 के संपादक कौन थे? चिंतामणि भाग 1 के संपादक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। 1929 में, 1930 में, 1939 में या 1983 ईस्वी में। चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन कब हुआ? उत्तर है हमारा सी। उत्तर है हमारा सी, 1939 ईस्वी में। चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 6 क्या है? प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 ये है कि चिंतामणि भाग 1 2 नहीं है। चिंतामणि भाग 1 का संपादन किसने किया था? चिंतामणि भाग 1 का संपादन किसने किया था? नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चिंतामणि भाग 2 का संपादन किसने किया था? चिंतामणि भाग 2 का संपादन किसने किया था? चिंतामणि भाग 2 का संपादन किया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने चिंतामणि भाग 2 का संपादन किया था। कब किया था? 1945 ईस्वी में। कब किया था? 1945 ईस्वी में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। प्रश्न संख्या 6 है, चिंतामणि भाग 1 व 2 के निबंध पहले किस नाम से प्रकाशित हुए थे? चिंतामणि भाग 1 के निबंध पहले किस नाम से? चिंतामणि भाग 1 के निबंध पहले किस नाम से प्रकाशित हुए थे? तो किस नाम से हुए थे? विचार विधि, साहित्य, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप, कविता क्या है? तो विचार विधि के नाम से प्रकाशित हुए थे। किस नाम से प्रकाशित हुए थे? विचार विधि के नाम से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखें, याद रखें, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 8। क्या है प्रश्न संख्या 8? चिंतामणि भाग 3 का संपादन किसने किया था? चिंतामणि भाग 3 का संपादन किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नामवर सिंह ने, कुसुम चतुर्वेदी ने, ओम प्रकाश सिंह ने। किसने किया था चिंतामणि भाग 3 का संपादन? तो चिंतामणि भाग 3 का संपादन किया था नामवर सिंह ने। किसने किया था? नामवर सिंह ने चिंतामणि भाग 3 का संपादन। कब किया था? 1983 ईस्वी में। कब किया था? 1983 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 9, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी निबंध यात्रा को कहा है, अपनी निबंध यात्रा को कहा है बुद्धि की यात्रा कल्पना के साथ, बुद्धि की यात्रा श्रद्धा के साथ, बुद्धि की यात्रा आनंद के साथ, बुद्धि की यात्रा हृदय के साथ। क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी निबंध यात्रा को क्या कहा है? बुद्धि की यात्रा हृदय के साथ। बुद्धि की यात्रा किसके साथ? हृदय के साथ। प्रश्न संख्या 10, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुक्तक को चुना हुआ गुलदस्ता कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुक्तक को चुना हुआ गुलदस्ता कहा है, तो प्रबंध काव्य को क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुक्तक को चुना हुआ गुलदस्ता कहा है, तो प्रबंध काव्य को क्या कहा है? चुना हुआ फूल, विस्तृत वन स्थली, विशाल उद्यान, मनोहर बगीचा। चुना हुआ फूल, विस्तृत वन स्थली, विशाल उद्यान और मनोहर बगीचा। क्या कहा है? विस्तृत वन स्थली। उत्तर है बी, विस्तृत वनस्थली का है। ये किसके लिए कहा था? ये बिहारी सतसई के लिए कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उन्होंने कहा था उनकी प्रशंसा करते हुए, क्योंकि उनकी जो बिहारी सतसई है वो मुक्तक रचना है। तो उन्होंने कहा था कि मुक्तक क्या है? चुना हुआ गुलदस्ता है। मुक्तक क्या है? एक चुना हुआ गुलदस्ता है। और प्रबंध काव्य क्या है? विस्तृत वनस्थली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आत्मा की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? किसकी? आत्मा की मुक्तावस्था। तो आत्मा की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? ज्ञान दशा, रस दशा, कर्म योग या भाव योग। ज्ञान दशा,
रस दशा, कर्म योग या भाव योग क्या कहलाती है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आत्मा की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? आत्मा की मुक्तावस्था कहलाती है ज्ञान दशा। उत्तर है ए, ज्ञान दशा कहलाती है आत्मा की मुक्तावस्था। आचार्य शुक्ल के अनुसार हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? जैसे आत्मा की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? ज्ञान दशा, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? ज्ञान दशा, कर्म योग, रस दशा या भाव योग क्या कहलाती है? हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? हृदय की मुक्तावस्था कहलाती है रस दशा। और इसी हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। प्रश्न संख्या 13, हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है वह क्या कहलाती है? हृदय की मुक्ति की साधना के लिए, हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे क्या कहते हैं? जगत कहते हैं, कविता कहते हैं, अरूप राग कहते हैं या कीर्ति कहते हैं? जगत कहते हैं, कविता, अरूप राग या कविता कीर्ति। तो क्या कहते हैं? उसे कविता कहते हैं, उसे कविता कहते हैं। उत्तर है बी। शुक्ल के अनुसार मनुष्य मुक्त हृदय कब हो जाता है? शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, या ऐसा कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, या कविता क्या है? कविता क्या है निबंध के अनुसार, कविता क्या है निबंध के अनुसार मनुष्य मुक्त हृदय कब हो जाता है? पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर, जब मनुष्य को स्वयं का पता न हो, जब मनुष्य अपने भावों को दूसरे के भावों से मिलाता है, या कोई नहीं। तो इसका उत्तर है पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर। ए, पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर मनुष्य मुक्त हृदय हो जाता है। शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है निबंध में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है निबंध में कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष किसे माना है? शुक्ल ने कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष किसे माना है? जगत को, कीर्ति की लालसा को, सभ्यता को या भाव योग को? कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है निबंध में किसे माना है? भाव योग को, भाव योग को। ज्यों-ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे त्यों-त्यों क्या होगा? ज्यों-ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे। इसमें एक बिंदु है ना, कविता क्या है में, सभ्यता के आवरण और कविता, सभ्यता के आवरण और कविता, ऐसा एक बिंदु है। तो उसी से ये प्रश्न लिया गया है कि ज्यों-ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे त्यों-त्यों क्या होगा? कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, कवि कर्म कठिन होता जाएगा, दोनों ए व बी दोनों, या कीर्ति की लालसा बढ़ जाएगी। क्या है उत्तर इसका? तो इसका उत्तर है सी, कि त्यों-त्यों क्या होगा? कविता की आवश्यकता भी बढ़ती जाएगी, कविता की आवश्यकता भी बढ़ती जाएगी और कवि कर्म भी कठिन हो जाएगा। कविता की आवश्यकता भी बढ़ती जाएगी और कवि कर्म भी कठिन हो जाएगा। बीच में आपको बता देना चाहता हूं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध है, जो निबंध संग्रह है, उनको 4 भागों में, चिंतामणि के नाम से 4 भागों में संपादित किया है। 1 नंबर पर है चिंतामणि भाग 1, 2 है
चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3, चिंतामणि भाग 4। तो चिंतामणि भाग 1 है, इसका संपादन कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। चिंतामणि भाग 2 का 1945 ईस्वी में। चिंतामणि भाग 3 का 1983 ईस्वी में। चिंतामणि भाग 4 का 2002 ईस्वी में। चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध थे। चिंतामणि भाग 2 में सिर्फ 3 निबंध थे। चिंतामणि भाग 3 में 21 निबंध थे। चिंतामणि भाग 4 में 47 निबंध थे। चिंतामणि भाग 4 में 47 निबंध थे। इसका संपादन किसने किया था? शुक्ल ने किया था। चिंतामणि भाग 1 का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। चिंतामणि भाग 2 का संपादन किया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने किया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सॉरी, चिंतामणि भाग 2 का संपादन किया था विश्वनाथ प्रसिद्ध मिश्र ने, ठीक है। और चिंतामणि भाग 3 का संपादन किया था नामवर सिंह ने। किसने किया था? नामवर सिंह ने। और चिंतामणि भाग 4 का संपादन किया था कुसुम चतुर्वेदी व ओम प्रकाश सिंह ने। वह ओम प्रकाश सिंह ने। ओम प्रकाश सिंह ने। तो ये चिंतामणि के संकलन है। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 4 भागों में इसका संपादन हुआ था। देखते हैं आगे। निम्न में से संगत कथन है। श्रृंगार के उद्दीपन रूप में जो प्राकृतिक दृश्य लाए जाते हैं, श्रृंगार के उद्दीपन रूप में जो प्राकृतिक दृश्य लाए जाते हैं उनके प्रति रति भाव नहीं होता, नायक या नायिका के प्रति होता है। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा न हो सकेगा। मनुष्येतर प्रकृति के बीच के रूप व्यापार कुछ भीतरी भावों या तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। उपयुक्त सभी आप देख सकते हैं निम्न में से संगत कथन है। कथन कहां से लिए गए हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है, ठीक, समीक्षात्मक सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध है। कविता क्या है? सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध है। कविता क्या है? उससे ये कथन लिए गए हैं। आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि कौन सा कथन संगत है या तो कौन सा कथन इनमें से संगत है। श्रृंगार के उद्दीपन रूप में जो प्राकृतिक दृश्य लाए जाते हैं उनके प्रति रति भाव नहीं होता, नायक या नायिका के प्रति होता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है बी में, जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा न हो सकेगा। यह भी सही है। 3 नंबर पर है, मनुष्येतर प्रकृति के बीच के रूप व्यापार कुछ भीतरी भावों या तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। यह भी सही है। अतः उपयुक्त सभी, इसका उत्तर है डी। प्रश्न संख्या 18, जहां कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग वर्ण आकृति तथा उनके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट विवरण देता है। जहां कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग वर्ण आकृति तथा उनके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट विवरण देता है, उसे कहते हैं अर्थ ग्रहण, बिंब ग्रहण, कार्य ग्रहण या उपयुक्त सभी। अर्थ ग्रहण, कार्य ग्रहण, बिंब ग्रहण या उपयुक्त सभी, तो उसे कहते हैं, उत्तर है सी, बिंब ग्रहण। उसे क्या कहते हैं? बिंब ग्रहण कहते हैं। उसे बिंब ग्रहण पर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 19।
ये एक टेस्ट श्रृंखला लाई गई है संकुल मार्गदर्शन की तरफ से, तो इसमें जल्द से जल्द सभी के सभी टेस्ट करवा दिए जाएंगे। विशेष रूप से वर्तमान में हिंदी व्याख्याता आरपीसी में जो भी टॉपिक लगे हुए हैं उनके लगभग जो कठिन टॉपिक है उनके सभी के लगभग कोशिश की जा रही है कि सभी के टेस्ट उपलब्ध करवा दी जाएगी। जो आप चैनल पर जाकर, और आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में से शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ पहुँच सके, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जिन लोगों ने नहीं किया है, और साथ में देखते रहिए, बने रहिए, ताकि हम आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों को लिए, मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों को लिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलाता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चलता है, और इसी को जीना कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जीना कहते हैं। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम जगत है। उपयुक्त कथन किस रचना से उद्धृत है? उपयुक्त कथन लहरों के राजहंस से, साकेत से, यही सच है से, चिंतामणि से। किस से संकलित है? तो यह कथन किस से संकलित है? चिंतामणि से। तो यहाँ यह बहुत आसान हो जाता है कि चिंतामणि से है, लेकिन ये समस्या तब आती है जब परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है और हमारे पाठ्यक्रम में जितनी भी रचनाएं लगी हुई है उन सब के नाम हमें दिए जाते हैं ऑप्शन में, तो तब समस्या हो जाती है कि यह कथन किससे है। इसलिए यह कथन जो है, पूरा का पूरा कथन जो है हमें याद करना है। इससे कई प्रश्न बनते हैं कि जीना किसे कहते हैं और जगत किसे कहते हैं, ठीक है ना। मनुष्य क्या करता है? अपने भावों, विचारों और व्यापारों को, मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों को लिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों से मिलाता हुआ चलता है, मिलाता हुआ चलता है, और इसी को जीना कहते हैं। और जिस क्षेत्र में यह सब होता है उसे जगत कहते हैं। ऐसा कथन किस में है? चिंतामणि भाग 1 में। और चिंतामणि 1 भाग में भी क्या है? किस में है? कविता क्या है निबंध में है। कविता क्या है निबंध में है। यहां भी एक बात याद रखनी है, कविता क्या है निबंध कब प्रकाशित हुआ था? 1909 ईस्वी में। सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ था? 1909 ईस्वी में। किस में प्रकाशित हुआ था? सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। किस में हुआ था? सरस्वती में। और चिंतामणि का संपादन कब किया गया था? भाग 1 का 1939 ईस्वी में। कब किया गया था? 1939 ईस्वी में। तो ये सारी बातें याद रखनी है। ऐसा ना हो कि आपको पूछा जाए कि कविता क्या है निबंध का प्रकाशन कब हुआ था, तो आप सोचे कि चिंतामणि का प्रकाशन 1939 में हुआ था, तो कहीं 1939 भरकर बैठ जाए। ऐसा नहीं है। कविता क्या है निबंध का सर्वप्रथम प्रकाशन 1909 ईस्वी में हुआ था, सरस्वती पत्रिका में हुआ था। उसके बाद इसको किस में संकलित किया गया था? चिंतामणि में। और चिंतामणि का प्रकाशन कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। और चिंतामणि भाग 1 के संपादक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। संसार में अधिकतर कविता किस क्षेत्र के भीतर हुई है? संसार में कविता अधिकतर किस क्षेत्र के भीतर हुई है? जो कविता हुई है वो 3 क्षेत्रों के भीतर हुई है। भी कविता, संसार की जो कविता है वो अधिकतर 3 क्षेत्रों के भीतर हुई है। कौन कौन से क्षेत्र है? पहला क्षेत्र है नर क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र है मनुष्यतर, बाहरी सृष्टि में समस्त चराचर। मतलब पहला क्षेत्र है मनुष्यतर, पहला क्षेत्र है नर क्षेत्र, दूसरा मनुष्यतर और तीसरा समस्त चराचर। तो जो संसार में कविता हुई है वो अधिकतर किस क्षेत्र में हुई है? तो वो हुई है अधिकतर नर क्षेत्र में, अधिकतर नर क्षेत्र में ही हुई है। अर्थात मनुष्य या कवियों ने, साहित्यकारों ने जो भी कविता लिखी है उसका अधिकतर जो क्षेत्र रहा है वो नर क्षेत्र रहा। अर्थात मनुष्य से संबंधित ही उन्होंने रचनाएं की है। मनुष्य से बाहर की रचनाएं उन्होंने बहुत कम किया, जैसे अलौकिक जो होती है वो बहुत कम की है। ऐसी रचनाएं भी बहुत कम की है जिसमें जीव, सजीव और निर्जीव दोनों आ जाए, ऐसी रचनाएं भी बहुत कम की है। उन्होंने अधिकतर जो रचनाएं लिखी गई है वो सजीव अर्थात नर क्षेत्र, मनुष्य से संबंधित ही अधिक रचनाओं की रचना हुई है। यह सब किसके अनुसार है? कविता क्या है निबंध के अनुसार है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। सूर्य अंधकार का नाश करता बढ़ा आ रहा है। सूर्य क्या है? अंधकार का नाश करता बढ़ा आ रहा है, कहीं धोखे में हमारा भी नाश न कर दे। यह सोचकर कौन चिल्लाने लगते हैं? बुरी आत्माएं, कौवे, पशु पक्षी या उपयुक्त सभी। यह देखकर सोचकर कौन चिल्लाने लगते हैं? तो उत्तर है कौवे। यह देखकर कौन चिल्लाने लगते हैं?
कौवे, किसको? सूर्य को देखकर, कि सूर्य जो है वो अंधकार का नाश करता हुआ बड़ा चला आ रहा है, तो कहीं ये हमारा भी नाश न कर दे। ऐसा देखकर कौन घबरा रहे हैं? कौवे जो है वो ऐसा सोचकर घबरा रहे हैं। जाने दो हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखें। जाने दो हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखें। जाने दो हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखें। कविता क्या है, निबंध में इसे क्या कहा गया है? मतलब शारीरिक रोग, महाभयानक मानसिक रोग या उपयुक्त सभी। ऐसी स्थिति जिनमें मनुष्य क्या कहता है कि जाने दो। मनुष्य क्या कहता है कि जाने दो हमसे क्या मतलब, जाने दो हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखें, चलो अपना काम देखें। ऐसी स्थिति मनुष्य में कब होती है और जिन मनुष्यों में ऐसी स्थिति होती है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है मतलब शारीरिक रोग, महाभयानक मानसिक रोग। तो वह क्या कहलाती है? उत्तर है सी, महाभयानक मानसिक रोग कहलाती है। महाभयानक मानसिक रोग क्यों हुआ? क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। क्या प्रवृत्ति है? कि परिस्थिति के अनुसार वह अपने भावों का उजागर करता है। परिस्थिति के अनुसार, जब जैसी परिस्थिति होगी वैसा व्यवहार मनुष्य करता है। अगर वह उस परिस्थिति के अनुसार वैसा व्यवहार नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से उसे कहीं न कहीं कोई बीमारी है, और वह बीमारी है उसे महाभयानक मानसिक रोग कहा जा सकता है। कि अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो हमारा खून खोलना चाहिए उस अन्याय के विरुद्ध। अगर नहीं खोल रहा है तो यह एक महाभयानक मानसिक बीमारी है। अगर कहीं हमारा अपमान हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हम उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाते हैं तो यह भी महाभयानक मानसिक रोग है। अगर कहीं हम दुख देखते हैं, कहीं हम दया देखते हैं और हमारा दिल जो है वो पसीजता नहीं है तो यह भी महाभयानक मानसिक रोग है। हम बुराइयों का मुकाबला नहीं करते, हम बुराइयों को दूर करने का प्रयास नहीं करते, हम किसी दूसरे की सहायता नहीं करते, हम किसी दूसरे के काम नहीं आते हैं, हम हमेशा अपना ही अपना सोचते हैं। तो अपना ही अपना सोचना भी सबसे बड़ी महाभयानक मानसिक बीमारी है। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या है? पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ किससे लिया करते थे? पुराने धार्मिक लोग जो है वो उपासना का अर्थ किस से लिया करते थे? कौन? पुराने धार्मिक लोग। उपासना के यहाँ कई अर्थ आएंगे जो मैं इस उत्तर के बाद बताऊंगा आपको। कल्पना से, भावना से, ध्यान से या उपयुक्त सभी से। पुराने धार्मिक लोग थे वो उपासना का अर्थ किस से लिया करते थे? तो उत्तर है ध्यान से। पुराने जो लोग थे, पुराने धार्मिक लोग थे, वो उपासना का अर्थ किस से लिया करते थे? किससे लिया करते थे? ध्यान से। उपासना से तात्पर्य है कि ऐसी वस्तु जो मेरे करीब नहीं है, जो अमूर्त है, ठीक है ना, उसको अपने करीब समझने की कल्पना करना या अपने पास समझना या उसकी मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित कर लेना ही क्या है? उपासना है। तो इसे क्या है कि उपासना कहा गया, लेकिन पुराने लोग इसे ध्यान कहते थे। और कवि इसे क्या कहता है? कवि इसे कहता है भावना। कवि इसे भावना कहते हैं और आजकल के लोग इसे क्या कहते हैं? कल्पना कहते हैं। तो ये उपासना जो है, ये पुराने लोग जो थे वो उसे ध्यान कहते थे। उसके बाद इसे उपासना के अलग अलग लोग नाम है कि उपासना जो है उसको पुराने लोग तो ध्यान कहते थे और जो कवि है वो उसको भावना कहते हैं, और जो आजकल के लोग हैं वो उसको कल्पना कहते हैं। तो ये है उपासना के 3 अर्थ अलग अलग लोगों के अनुसार। प्रश्न संख्या 24 क्या है? कविता क्या है? निबंध में कल्पना कितने प्रकार की मानी गई है? कविता क्या है? निबंध में कल्पना जो है वो कितने प्रकार की मानी गई है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की? कविता क्या है? निबंध में कल्पना कितने प्रकार की मानी गई है? बहुत ही आसान प्रश्न है, बड़ी ही आसानी से उत्तर दिया जा सकता है। और कविता क्या है निबंध से लिया गया है। कविता क्या है निबंध के अनुसार कितनी मानी जाती है? उत्तर है 2। कल्पना जो है, कविता क्या है निबंध के अनुसार कल्पना जो है वो 2 प्रकार की मानी जा सकती है। कौन कौन सी? 1 नंबर पर है ग्राहक और
विधायक और 2 नंबर पर है ग्राहक। जो विधायक है वो कवि या रचनाकार से संबंधित है और जो ग्राहक है वो पाठक या दर्शक से संबंधित है, पाठक या दर्शक से संबंधित है। विधायक जो कल्पना है वो कवि या रचनाकार से संबंधित है और जो ग्राहक कल्पना है वो पाठक या दर्शक से संबंधित है। तो कल्पना कितने प्रकार की मानी गई है? कल्पना 2 प्रकार की मानी गई है। उसके बाद प्रश्न संख्या 25 क्या है? प्रश्न संख्या 25, कविता क्या है निबंध के अनुसार यूरोपीय समीक्षकों ने काव्य का परम लक्ष्य माना है? यूरोपीय समीक्षकों ने काव्य का परम लक्ष्य क्या माना है? यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति या आनंद प्राप्ति? काव्य के जो लक्ष्य है या काव्य के जो प्रयोजन है, ठीक है, काव्य के प्रयोजन अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग प्रयोजन माने हैं। कुछ लोगों ने यश प्राप्ति माना है, कुछ लोगों ने अर्थ प्राप्ति माना है, कुछ लोगों ने यश गान माना है, कुछ लोगों ने भगवत भक्ति माना है। तो अलग अलग साहित्यकारों ने, अलग अलग भक्तों ने, अलग अलग रचनाकारों ने अलग अलग माना है। तो जो यूरोपीय समीक्षक है उन्होंने क्या माना है? यूरोपीय समीक्षकों ने तो उन्होंने माना है आनंद प्राप्ति को। आनंद प्राप्ति को ही काव्य का परम लक्ष्य माना है कि जो काव्य है वो आनंद प्रदान करता है, यही उसका परम लक्ष्य है। उसके बाद देखते हैं, शायद पूरा हो चुका है। ये थे कविता क्या है निबंध से 25 प्रश्न। कविता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत चिंतामणि भाग 1 जो 1939 में प्रकाशित हुआ था, संपादित किया गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, जिसमें 17 निबंध थे। उन्हीं में से एक निबंध था कविता क्या है। कविता क्या है जो निबंध है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सर्वश्रेष्ठ निबंधों में से माना जाता है। तो इसी के साथ हमारा कविता क्या है का टेस्ट पूर्ण हुआ और इसके बाद दूसरे टेस्ट के लिए तैयार रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयी भव।